शादी के बाद शौहर दुबई चला गया तो मुझे रात डर लगता। मैं अपनी कंवारी नंद को अपने पास सुला लेती, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता। एक रात डर के लाइट चलाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं हमेशा से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी और एक भरे पूरे घर में रहने की आदी थी। हमारे छोटे से घर में भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे और तन्हाई और वीरानी का तो सवाल ही मुमकिन नहीं था। ऐसे में मैं रुखसत होकर एक 500 केनाल के बंगले में आ गई, जहां मेरे और मेरे शौहर के अलावा सिर्फ एक सास और नंद मौजूद थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मुझे इस बंगले में वहशत सी महसूस होती थी, क्योंकि हर वक्त खामोशी छाई रहती। मेरी नंद सुबह होते ही कॉलेज चली जाती और फिर दोपहर गए वापस लौटती। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे में बंद टीवी देखती रहती और मेरा शौहर परदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आया था। वो अपने दोस्तों से मुलाकातें करने में मसरूफ़ था, क्योंकि उसकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे। घर में चंद एक मुलाजमाएँ थीं जो सारा काम काज करती और फिर अपने घरों को लौट जाती। जब मेरी शादी फराज से हो रही थी तो मेरे ख़ानदान वाले मुझे खुशकिस्मत करार दे रहे थे, और मैं भी ये सोच कर खुश थी कि अब मुझे इतना शोर शराबे से निजात मिलने वाली है। फराज की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बेहतरीन नौकरी थी और वो यहाँ कुछ दिनों की छुट्टियों पर आया था, जब उससे मैं एक शादी में पसंद आ गई और उसने अपनी माँ से कहकर मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। फराज के पास किसी चीज़ की कमी न थी, नौकरी भी बहुत अच्छी थी और ख़ानदान भी। वो खुद भी देखने में बहुत ही खुश शक्ल और खुश मिजाज था, इसलिए मेरे अब्बा ने फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर में मौजूद मेरी सारी ही कज़न्स मेरी खुशकिस्मती पर हैरान थीं। मैं कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन न जाने फराज को मुझ में ऐसी कौन सी बात नज़र आ गई थी कि वो पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठे थे। एक छोटी सी रस्म के बाद हम दोनों की शादी 15 दिनों के अंदर ही कर दी गई। दोनों तरफ ही माली मुश्किलात न थीं, इसलिए जल्दी शादी करने में किसी को भी परेशानी नहीं थी। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अब्बा ने भी पैसे के बलबूते पर सारे इंतजामात कर लिए थे। मैं अपने अब्बा की बड़ी बेटी थी, इसलिए किसी भी चीज़ में कोई कमी न रखी गई और अम्मा अब्बा ने दिल खोल कर शादी पर पैसे खर्च किए। फराज भी अपनी माँ का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्होंने भी शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी थी और मेरे लिए एक से बढ़कर एक जोड़ा भेजा गया। अपनी बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी बहुत ही अच्छी लग रही थी। निकाह के बाद जब मुझे फराज के हमरा बिठाया गया तो हर किसी ने ही हमारी जोड़ी की तारीफ की और चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दी। मैं रुखसत होकर फराज के घर आई तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरा और फराज का कमरा ही मेरे आधे घर के बराबर था। कमरे को असली फूलों से सजाया गया था और कीमती तरीन फर्नीचर से आरास्ता किया गया था, लेकिन इन सब से भी कहीं ज़्यादा अहम चीज़ जो मेरे नज़दीक बहुत ही ख़ास थी, वो फराज की मोहब्बत थी। शादी की रात फराज ने जिस शिद्दत से अपने जज्बात का इजहार किया था, मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था। फराज के लहजे में मेरे लिए तो इज्जत थी, वो मेरी आने वाली ज़िंदगी का असासा थी। शादी के बाद फराज के पास 1 महीने की छुट्टियां थीं और 1 महीना तो उन्होंने पूरी तरह मेरे साथ ही गुजारा। ये 1 हफ्ता पड़ लगा कर गुजर गया और मुझे पता ही न चला। फराज हर वक्त मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते और मेरी मोहब्बत के गुन गाते। हफ्ते बाद फराज कहने लगा कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि फिर वो 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं और फराज कुछ ही वक्त के लिए साथ हैं और फिर हमारे दरमियान जुदाई आने वाली है। फराज के जाने का सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी सास और नंद ने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे और फराज को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दिया था, इसलिए मेरी अपनी नंद से दोस्ती ना हो सकी थी। वैसे भी वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती और मैं ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि फराज के जाने के बाद मैं इतने बड़े घर में क्या करूँगी। फराज सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते और मैं सारा दिन बंगले में यहाँ से वहाँ फिरती रहती। थोड़े ही दिनों में मैं जान गई थी कि मेरी सास को अकेले बैठकर टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वो सारा दिन ऊंची आवाज़ में टीवी देखा करती थी। दिन बहुत ही तेज़ी से गुजर रहे थे और फराज के वापस जाने का वक्त आ गया था। फराज के बगैर रहने का सोचकर ही मैं रोई जा रही थी और फराज मुझे समझा रहे थे
کہ وہ جلد ہی مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں گے۔ مجھے فراز کی اس بات پر یقین نہیں تھا، کیونکہ پردیس میں رہنے والے لوگ بیویوں کو اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ فراز مجھے کبھی اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ فراز کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد جب میں اپنی ساس اور نند کے ساتھ واپس گھر آ رہی تھی تو میری آنکھوں میں نمی تھی۔ میری ساس نے میری اداسی کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ ربیہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ تاکہ تمہارا دل لگ جائے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ کہیں میری ساس یہ نہ سوچتی کہ شوہر کے جاتے ہی میں میکے کی طرف دوڑ گئی۔ میری ساس نے خود ہی ڈرائیور کو کہہ کر گاڑی کا رخ میرے میکے کی طرف موڑ دیا تھا۔ اپنے گھر آ کر میں بہت ہی خوش تھی اور اپنے کزنز کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا۔ فراز نے بھی آسٹریلیا پہنچتے ہی سب سے پہلے مجھے فون کیا تھا اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جلد ہی وہ مجھے آسٹریلیا بلوا لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے بھی میرے بغیر ایک پل گزارنا ممکن نہیں رہا، اور جس طرح اپنے جذبات بیان کر رہے تھے مجھے یقین آنے لگا تھا کہ جلد ہی میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور میری ماں چاہتی تھی کہ اب میں واپس اپنے سسرال چلی جاؤں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ اگر تمہاری ساس نے تمہیں خوشی خوشی یہاں چھوڑ دیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میکہ آباد کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب تمہارا گھر وہ ہے اور تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میرا منہ لٹک گیا تھا۔ میرے سسرال میں کوئی بھی نہ تھا، میں وہاں سارا وقت اکیلے کیا کرتی، لیکن اماں میری یہ بات سمجھنے کو راضی ہی نہ تھیں۔ مجبوراً میں نے ابا کو کہہ دیا کہ وہ رات کو مجھے واپس میرے سسرال چھوڑ دیں، اور میں اپنے ابا کے ساتھ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سارا بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میری ساس اور نند اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں ابھی تم سو جاؤ، ناشتے کے ٹیبل پر ملتے ہیں۔ وہ کوئی ترکش ڈرامہ دیکھنے میں پوری طرح مگن تھیں اور انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ایک نظر ان پر ڈال کر ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں میرا دل عجیب سا ہونے لگا۔ گھر میں چھایا سناٹا مجھے وحشت ناک لگ رہا تھا۔ میں پہلی دفعہ رات کے وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور آج مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے اکیلے پن سے ڈر لگتا تھا۔ میرے میکے میں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی باہر سے آنے والی آوازوں سے جان نہیں چھوڑتی تھی۔ کبھی تایا تائی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا تو کبھی چچی ہنس ہنس کر چچا کو دن بھر کے قصے سنا رہی ہوتی۔ وہ آوازیں جو کبھی مجھے پریشان کرتی تھیں آج مجھے ان آوازوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ شاید کوئی مرد کبھی نہیں لگا سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور مجھے اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تھی۔ کچھ دیر تو میں یہاں سے وہاں ٹہل کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے بعد ایک خوف مجھ پر حاوی ہو گیا اور میرے لیے اپنے کمرے میں رکنا بھی مشکل ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے، لیکن خوف کے مارے میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کچھ سائے سے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ یہ کھڑکی گھر کے باغیچے میں کھلتی تھی اور اتنی سردی میں تو کوئی رات کی اس پہر باغیچے میں جانے سے رہا۔ میرے ساس اور نند تو اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل کر اپنی نند کے دروازے پر پہنچ گئی اور زور زور سے اس کا دروازہ پیٹنے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی کہ بھابھی آپ کب گھر واپس آئیں؟ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ہما مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اور میں اکیلے کمرے میں بالکل نہیں سو سکتی، تو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو اور وہیں سو جاؤ۔ میری بات سن کر ہما نے حیرت سے سر تا پیر تک میرا جائزہ لیا اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ڈر رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ آرام سے کمرہ بند کر کے سو جائیں۔ میں نے ہما کے آگے منتیں شروع کر دیں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں لاکھ کوشش کر لوں لیکن اکیلے کمرے میں کچھ سیکنڈوں سے زیادہ گزار نہیں سکوں گی۔ مجبوراً ہما اپنا کمرہ لاک کر کے میرے کمرے میں چلی آئی۔ ہما کے کمرے میں آ جانے سے مجھے ڈھارس مل گئی اور میں سکون سے لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ ہما بھی مجھ سے کچھ دوری پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس لیے رات میں مجھے تنگ نہ کریے گا۔ اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ سویرے جلدی اٹھتی تھی، اس لیے میرے برابر میں لیٹتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند لگ گئی، لیکن اچانک ہی نیند میں مجھے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا احساس ہوا۔ خوف کے مارے میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔
कमरे में हीटर चल रहा था और ऐसे में ठंडक का एहसास कैसे हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं हुमा को आवाज़ देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हुमा मेरी छोटी नन थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतनी ज़्यादा डरपोक हैं कि मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी डर रही हैं। खिफ़्फ़त के एहसास से मैंने हुमा को आवाज़ न दी, बल्कि अपनी जगह पर ही खामोश लेटी रही। जितनी दुआएं और आयतें मुझे याद थीं मैंने सब की सब पढ़ डाली थीं, और इसके बाद न जाने मुझे कब नींद लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो हुमा सोफे पर बैठी पढ़ाई कर रही थी और दिन चढ़ चुका था। मुझे जागता हुआ देखकर हुमा कहने लगी कि भाभी, अब अगर आपको डर न लग रहा हो तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। हुमा ने एक अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली और कमरे से चली गई। दिन में फराज का फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया कि रात में खौफ के मारे परेशान थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा कि हम सालों से इसी बंगले में आबाद हैं, इसीलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। थोड़ी देर वो मुझसे प्यार भरी बातें करते रहे और मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे और कह रहे थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और हम फिर एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद फराज ने फ़ोन बंद कर दिया था। बाकी का सारा दिन मैं मुलाजमों के पीछे पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी में सारे काम करवाती रही। मैं खुद को मसरूफ़ करना चाहती थी, इसलिए मैं घर के एक एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम था भी नहीं, इसलिए मैंने मुलाजमाओं का पीछा उठा लिया था। उससे घर का एक एक कोना साफ करवा रही थी। मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी, जो सारा वक्त टीवी के आगे मगन बैठी रहती और उन्हें घर की भी कोई फिक्र ना होती। फराज अपने पैसे अपने एक दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी ने हमारे घर के सारे इंतजामात संभाल रखे थे। घर का राशन लाने से लेकर मुलाजमों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि गैर आदमी हमारे घर का निज़ाम चला रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो गया था कि फराज की माँ को ना तो घर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वो इस काबिल थी कि पैसे संभाल कर घर चलाती। वो एक फजूल खर्च औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वो उड़ा देती। हुमा हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आती, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास होता और उसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद ही ना आती। एक दिन मैंने हुमा से हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या तुम्हें भी रात को ठंडा ठंडा सा एहसास होता है। मेरी बात सुनकर हुमा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि कमरे में हीटर ऑन होता है, ठंडा ठंडा एहसास कैसे हो सकता है। हुमा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। इतना तो मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का वहम नहीं हुआ था, बल्कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात की तह तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही मैं कमरे की लाइट बंद करके लेटी तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा से कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फ़ौरन ही कमरे की लाइट जलाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था वो होश उड़ा देने वाला था। मेरे कमरे की वो खिड़की जो बागीचे की तरफ खुलती थी वो खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नज़र आ रहा था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फ़ौरन ही पलटकर बिस्तर पर सोई अपनी नंद की तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि हुमा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो हुमा बागीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं जिसे साया समझकर खौफ खा रही थी वो इस लड़के का साया था। हुमा की नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो इसके चेहरे का रंग उतर गया और वह लड़का मुझे देखते ही बागीचे से भाग निकला। हुमा वापस उसी खिड़की के ज़रिए कमरे में आ गई थी। जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वो इस खिड़की से आने वाली हवाएं थीं, जिन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को ख़त्म कर दिया था। मैंने हुमा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा कि ये सब क्या है और वो आधी रात को किस लड़के के साथ थी। तो हुमा ने रोते हुए बताया कि वो शयान से मोहब्बत करती है और शयान उसका पुप्पो का बेटा है, लेकिन मेरे ससुर यानी हुमा के बाबा के इंतकाल के बाद मेरी सास ने अपने ससुराल वालों से कता ताल्लुक़ कर लिया और हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन हुमा और शयान बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों इस कता ताल्लुक़ को बर्दाश्त न कर सके और छुपकर मुलाकात करने लगे।
हुमा और शयान अपनी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन वो बड़ों के फैसलों की भीड़ चढ़ गए थे। हुमा कह रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास को हुमा की मोहब्बत के बारे में इल्म हो गया था और उन्होंने हुमा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी शयान की शक्ल भी नहीं देखेगी। जब फराज मुल्क से बाहर नहीं गए थे, जब मेरी सास के हालात भी अपने ख़ानदान वालों जैसे ही थे, वो भी सबकी तरह एक आम सी मिडिल क्लास औरत थीं। फिर हुमा के वालिद का इंतकाल हो गया तो इनके हालात और भी ख़राब हो गए। मुश्किल वक्त में मेरे ससुर के घर वालों ने ना ही मेरी सास का साथ दिया और ना ही फराज और हुमा पर किसी ने रहम खाया कि वो दोनों यतीम बच्चे किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सास ने लोगों के घरों में कामकाज किया और फराज एक एक वक्त में दो दो नौकरियां करने लगे। फराज ने दिन रात मेहनत की और नौकरियों के साथ अपनी तालीम भी जारी रखी। किस्मत ने पलटा खाया और फराज का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर हो गया। फराज की मेहनत और लगन को देखते हुए फराज की यूनिवर्सिटी ने सारा खर्चा उठाया तो मेरी सास ने भी फराज को ना रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया। फराज ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी और वहीं से मेरे ससुराल के हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन रिश्तों को लेकर जो तलखी मेरी सास के दिल में पैदा हो गई थी वो कभी नहीं मिट सकती थी। उन्होंने खुद को हर शय से दूर कर लिया था और कमरे की हद तक महदूद हो गई थी और अपना सारा वक्त टीवी देखने में ही गुजार देती। फराज की डिग्री मुकम्मल हुई तो उनकी ऑस्ट्रेलिया में ही बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मेरी सास ने भी उन्हें ये सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं रखा। जो फराज के ददियाल के रिश्तेदार थे वो भी पैसा देकर वापस आ गए थे, लेकिन मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त ना दी। मेरी सास अपने बेटे और बेटी के साथ बहुत खुश थी और उन्हें अब किसी के सहारे की ज़रूरत न थी। लेकिन इन सब में शयान और हुमा का रिश्ता मट्टी में मिल गया था। हुमा ने मुझे हर एक छोटी से छोटी बात बताई थी और वो मेरे पास बैठी रो रही थी क्योंकि उसके लिए शयान के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरी सास किसी सूरत उसकी और शयान की शादी नहीं करने वाली थी। फराज को हुमा और शयान के ताल्लुक़ के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये सुनकर मैंने हुमा से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं फराज से बात करूँगी। वो एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि माजी की बातों को लेकर मुस्तकबिल के फ़ैसले नहीं किए जा सकते। मैंने हुमा को मुतमईन कर दिया था और हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। मुझे फराज के फ़ोन का इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में वो तमाम खुशियाँ देखे जिनसे वो बाप के न होने की वजह से महरूम रह गई थी। अगले ही दिन मैंने फराज को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए क्योंकि हुमा ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात न की थी। फराज से मुझे बताया कि शयान बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। फराज जब भी पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो इनसे मिलने के लिए ज़रूर आता है और माजी की किसी बात का जिक्र हमारे दरमियान नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर शयान और हुमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नहीं है। शयान एक मेहनती और खुददार लड़का है और वो हुमा को यकीनन खुश रखेगा। फराज की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और उन्होंने वाकई एक पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिया था। वो कह रहे थे कि मेरी माँ को लोगों के रवैयों और लहजों ने बहुत तलख बना दिया है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नरम दिल रखती हैं, इसलिए वो खुद अपनी माँ से बात करेगा। इसकी माँ कभी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद फराज ने अपनी माँ को शयान और हुमा के रिश्ते के लिए मना लिया था और हुमा ने मुझे अकेले कमरे में सोना भी सिखा दिया था। शयान जो 2 साल बाद वापस आने वाले थे वो 6 महीने में ही पलटकर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथ से हुमा की धूमधाम से शादी की थी। वो मेरा और अम्मा का वीज़ा साथ ही लेकर आए थे और अब हम तीनों एक साथ जहाज़ में बैठे ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि न जाने मैंने कौन सी नेकी की थी जो फराज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। वो एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों का एहतराम करना आता था और मेरे लिए मालो दौलत और पैसे से कहीं ज़्यादा अहम बात यही थी कि फराज को रिश्ते निभाने आते थे। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। माजी को लेके हाल और मुस्तकबिल के फ़ैसले करना इंसान की बेवकूफ़ी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों में मुंतकिल करना एक सफ़ा काना अमल है जिससे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास करना सिखाइए और रिश्तों को निभाते रहें। मुझे भी हर रिश्ते का एहसास उसी वक्त हुआ जब मैं अपनी जॉइंट फैमिली से निकलकर
एक बड़े से बंगले में तन्हा हो गई थी।